और अगर आप शिवलिंग की बात करो तो आपको भी पता होगा इन्होंने कितने मंदिर तोड़े हैं। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर के लिए कितने ऐतिहासिक मंदिर तोड़ दिए मोदी जी ने। और वहाँ पे शिवलिंग क्या, जो भगवानों की मूर्तियाँ नालियों में बह रही हैं, क्यों नहीं खड़े होते हिंदू पक्ष के लोग, क्यों नहीं सरकार के अगेंस्ट दावा बोलते। उस समय इनका धर्म कहाँ जाता है जब शिवलिंग के टुकड़ों को मंदिर में नालियों में बहाया जा रहा है और सरकार द्वारा काशी के अंदर इतने काशी कॉरिडोर बनाए जाने के लिए इतना कुछ तोड़ा जा रहा है ऐतिहासिक मंदिरों को। तो ये सवाल है कि लोग सरकार के प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। सरकार एक जाल लेके बैठी है, जिन जाल के अंदर अंधभक्त फंस जाते हैं और जोर जोर की चिल्लाते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। अगर ताले खोलने में शिवलिंग मिली है तो वहां पे मुसलमानों ने इतने समय से वहां शिवलिंग क्यों रखी हुई थी? मुसलमान तो उस शिवलिंग को बहुत पहले साइड कर देते, वो क्यों चाहते, जबकि देश में वो जानते हैं कि उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक माहौल सेट किया जा रहा है। तो वहाँ पे वो शिवलिंग को क्या करते? क्या मुसलमान वहाँ शिवलिंग की पूजा करते थे? तो उनके लिए तो वो शिवलिंग किसी काम का नहीं था, उनके धर्म का हिस्सा नहीं है। तो आज सोचने की बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ वो है सरकार का। और आप पुरातत्व विभाग की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ भारत के पुरातत्व विभाग को छोड़ करके आप विदेशों में भेजो तो पता लग जाएगा ये फुवारा भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं, 5-7 साल पुराना होगा, जिसपे काई लगी होगी, जिसको शिवलिंग का नाम दे रहे हैं। आप बताइए, मंदिर को खुदाई करो या मस्जिद की खुदाई करो, इससे किसका भला हो रहा है? आप ये बात बताइए। आज सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के नाम पे इनके घोटाले होते हैं। मैं आपको बताऊं, राम मंदिर के नाम पे अरबों रुपए का घोटाला हुआ सरकार के द्वारा, करोड़ों रुपए का। इनके कितने सारे बंदे, कितने सारे नेता उसमें कमाइयां करके गली गली झोला फैला फैला के राम मंदिर के नाम पे 50-50, 100-100 रुपए की पर्चियां कटवाई और वो लाखों रुपए जो इकट्ठा किए संडे का, वो भी हड़प गए इनके ब्लॉक अध्यक्ष, इनके मंडल अध्यक्ष। राम मंदिर के जो खाते में गया वो 10% गया, बाकी 90% इनकी जेब में गया। अरे ये मंदिरों की और मस्जिदों की राजनीति करके देश का भाईचारा खराब कर रहे हैं और इससे देश का कोई भला नहीं होगा। अगर देश में मुद्दे ढूंढ रहे हैं तो ये शिवलिंग मत ढूंढो। आज कण कण में, हिंदुस्तान की मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह भगवान रहते हैं। अगर इनको आज कहीं ढूंढना है तो बेरोजगारी की वजह ढूंढो। अगर आज कोई ढूंढना है तो महंगाई कैसे कम होगी उसके प्रावधान ढूंढो। पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी में लेकर के आओ ताकि वो सस्ता हो और देश के अंदर व्यापार बढ़े। अभी हमने सुनने में आया कि सीमेंट भी अडानी ने खरीद लिया। अब आप ये देखो, अब तो सीमेंट का कट्टा भी भारतीयों को 500 रुपये का मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और अभी आपको पता होगा जो गेहूं के निर्यात पे इन्होंने रोक लगाई है, इस चीज़ का आपको बताऊं क्यों लगाई गई है। ये गेहूं के निर्यात पे रोक लगाने की सबसे बड़ी वजह है किसान आंदोलन। जो किसानों ने रोका था इनको गोदाम भरने से, अडानी अंबानी को। किसान आंदोलन में हमने कितनी फोटो में, कितनी पिक्चर, कितनी वीडियो देखी थी कि रिलायंस के थैलों में गेहूं भरी जा रही थी। आज उन गोदामों में माल भरा जाएगा जो देश के निर्यात से बचा के काटा गया है। आज ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। और ये महंगाई पे रोक नहीं है, 50 रुपये किलो आटा मिलेगा, वो दिन दूर नहीं, मात्र 3 महीने के अंदर। रुपया तो इतना गिर चुका है जितनी भाजपा की सरकार नहीं गिर रही। भाजपा की सरकार और रुपये में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि दोनों में से ज्यादा कौन गिरेगा। 78 रुपये आज का आंकलन है रुपए का। आप ये बात बताइए, आज 70 साल में जो आज तक नहीं हुआ था वो आज हो गया। आज एक, जब हमारा देश सन 47 में आज़ाद हुआ था तो उस समय डॉलर और रुपया दोनों बराबर थे, दोनों की कीमत 1 रुपया थी। तो जो कि कांग्रेस की सरकार में आज व्यापार होते चले गए, उसके बावजूद भी वो 40-45 रुपये डॉलर रहता था इतने सालों में। आज आप ये देखो, वो 40-45 रुपये वाला डॉलर 80 रुपये के आसपास हो गया। और इस चीज़ को मैं आपको समझा दूं, जब भी डॉलर के साथ हमारे रुपये की वैल्यू गिरती है तो सुषमा स्वराज जी का एक कथन हमें याद आता है कि जिस देश का रुपया गिरता है तो वो सिर्फ रुपया नहीं गिरता, उस देश की साख गिरती है। आज सुषमा स्वराज जी के इस वेतंगे का हम समर्थन करते हैं और हम मानते हैं कि आज देश की साख गिर रही है, रुपया नहीं गिर रहा। देश में सिर्फ और सिर्फ कुछ बढ़ रहा है तो देश पे कर्जा बढ़ रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। 128 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। एक तरफ तुमने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, वो पैसा गया तो गया कहां? सरकारी कंपनियां, जो कंपनियां 300 करोड़ के फायदे में हैं, मेरी बात को समझो, उसको मोदी सरकार 250 करोड़ में बेच रही है। आज ये चीज सोचने की बात है, जो फायदे की चीजें है उसको बेच रही है। तो वही वाली बात हो गई, जो एक मुर्गी रोज 60 रुपए के अंडे देती थी, उस मुर्गी को तुमने 30 रुपए में बेच दिया। तो ये समझदारी नहीं होगी तो मंदबुद्धि तो होगी। तो आज हम मोदी सरकार की मंदबुद्धि को सलूट करते हैं कि वो ऐसी मुर्गियों को बेच रहे हैं जो रोज 100 रुपए के अंडे दिया करती थी और उन मुर्गियों का व्यापार मात्र 50 रुपए में हो रहा है। हम तो देश के हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों से निवेदन करते हैं कि भाईचारा बना के रखो। सरकार के बहकावे में आके एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होकर कुछ नहीं मिलेगा। आज ताजमहल पे लांछन लग रहे हैं, कल लाल किले पे लांछन लगेंगे, उसके बाद देश की सारी मस्जिदों पे लांछन लगेंगे। धीरे धीरे ये आरएसएस और बीजेपी वाले जितने मुस्लिम एरिए हैं, जितनी मुस्लिम जगहें हैं, इन सबको तोड़ करके वहां मंदिर और मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने का काम करेंगे, जिससे देश का भाईचारा खराब होगा। और ये नफरत का व्यापार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये तो कोई तरीका ही नहीं बनता जा करके कि तुम किसी धार्मिक स्थल पे जाओ, उनके ताले खोलो और वहाँ पे हिंदू धर्म के तुम प्रावधान अप्लाई करो कि वहाँ मस्जिद के अंदर क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा। और वैसे तो बहुत से लोग बता रहे हैं फुवारा निकला है वहाँ पे, और ये कह रहे शिवलिंग निकली है वहाँ पे। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि इनको सबसे पहले ही पता है
कि यहाँ पे ये चीज़ निकलेगी। ये वही चीज़ हो रही है। आपको पता होगा, हम पुरानी फिल्में देखते थे, किसी को अगर फंसाना होता था विलन ने तो उसी के घर के अंदर स्मगलिंग डाल दी पुलिस वालों ने, उसी के घर के चरस गांजा निकल गई, और जब तहकीकात की जाती तो कहते थे इसके घर से चरस बरामद हुई है, इसके घर से हथियार बरामद हुए हैं। तो ये सरकार की मिली एक चाल है और कुछ नहीं है, देश का माहौल ख़राब करने के लिए। जो महल बताया जा रहा है ताजमहल को, वहाँ भी जो है कमरे खुलवाए जाएंगे। देखिए, आप ताजमहल के कमरे खुलवाओ, हम तो खुद कह रहे हैं खुलवाओ, हर कमरे के अंदर देश का एक मुद्दा छिपा हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ताजमहल के कमरे खुलवाए जाएंगे तो उन 22 कमरों में किसी कमरे में आपको बेरोजगारी मिलेगी, किसी कमरे में आपको महंगाई मिलेगी, किसी कमरे में आपको इनके बलात्कारी बैठे मिलेंगे। आप ये बात भूल जाओ कि उस कमरों के अंदर और कुछ मिलेगा। और सोचने की बात है, कब्रों के नीचे तुम मंदिर ढूंढ रहे हो, कब्र के नीचे मंदिर। आपको सबको पता है कि ताजमहल क्या है, एक कब्र है, उस कब्र ग्राह में तुम मंदिर ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम वहाँ पे, आज मैं कहता हूं तुम औरंगजेब की कब्र खोद दो, इससे बढ़िया शाहजहां की कब्र खोद दो और उनकी कब्रों से पूछ लो, भैया तुमने कौन कौन से मंदिर तोड़ के कहां का मस्जिद बनाए हैं, हमें भी बताओ, हम वहां तुम्हारी मस्जिदें गिराएंगे, हम सारे मुसलमानों के। अरे आगरा का ताजमहल हमारे देश के विश्व के 8 अजूबों में से एक है, तुमने तो विश्व में कालक पहुंच दी, तुमने तो पूरे विश्व को खराब करने का काम किया। एक अजूबा जो 8 अजूबों में शामिल होता है, तुम उसके अगेंस्ट खड़े हो गए अपने सिर्फ धार्मिक एजेंडे को पूरा करने के लिए। लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि यहाँ वाकई में जो जाति हुई थी हिंदू धर्म के लोगों पर, जो सनातनी लोग हैं, उनके जो मंदिर तोड़े गए थे, उनके जो स्थान तोड़े गए, तो यदि सरकार उन पर काम कर रही है तो आपको दिक्कत क्या है? अरे सरकार काम करे बेरोजगारी पे, सरकार काम करे महंगाई पे, सरकार काम करे रोजगार पे, सरकार काम करे किसानों के हित के लिए। सरकार काम ही गलत डायरेक्शन में कर रही है तो क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी भाई। सरकार मंदिर मस्जिद में उलझा करके लोगों को देश के सारे मुद्दे गायब करती जा रही है। देश में एक मुद्दा ऐसा नहीं बचा जिससे देश का भला होता हो। मोदी जी का डंका कहाँ को बज रहा है वो तो हमने देख ही लिया है। मोदी जी जहाँ जाते हैं उनको बोलने की कला नहीं है मोदी जी के अंदर। मोदी जी वहाँ पे जाके बोलते ओ माय गॉड आप बाहर खड़े थे, मुझे तो पता नहीं है। तो मोदी जी को वहाँ पे चिंता इस बात की नहीं थी कि मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, मोदी जी को चिंता इस बात की थी कि मुझे कवर करने वाला अंदर कोई नहीं था। तो मोदी जी का डंका नहीं है, जहाँ जाते हैं अपने चापलूसों को साथ में लेके चले जाते हैं। जब डंका बजता ना तो नेशनल मीडिया के लोग उठो उनको हाईलाइट करते, नेशनल मीडिया वाले उनको प्रमोट करते। मोदी जी का डंका सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया में बजता है, वो भी ये पैसा मीडिया को चढ़ाते हैं और पैसा दे करके अपना डंका बजवाते हैं। देखिए कामयाब कहाँ है, हमारे देश में सब कुछ धराशायी है। आप ये चीज़ भूल जाओगे कि हमारे देश में मोदी सरकार कामयाब है। मोदी सरकार के भांडे बिके पड़े हैं, देश के भांडे बिके पड़े हैं। इन चीज़ों को लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए कोई मजबूत नहीं हो रहा, देश कमज़ोर हो रहा है। अच्छा। आप ये बात भूल जाओ कि हमारे देश के अंदर कुछ मजबूत हो रहा है। हमारा देश नैतिक स्तर पे बहुत कमज़ोर हो चुका है। आज वैश्विक स्तर पे हमारी बहुत थूथू हो रही है। इस चीज़ से देश को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की सरकार आनी बहुत ज़रूरी है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश मजबूत होगा। मोदी जी देश को कमज़ोर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है सड़क पर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ी जानी चाहिए, सड़कों पर पढ़ने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। आज सड़कों पे तुम पढ़ रहे हो, आज एक तरफ तुम कहते हो मुसलमान मस्जिदों के बाहर बैठ करके सड़कों पे उसको पढ़ते, तुम उसका विरोध कर रहे हो, तो तुम भी तो वही काम कर रहे हो। आज एक तरह से देखा जाए तुम धर्मों को सड़कों पे लेके क्यों आ रहे हो? धर्म सिर्फ मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में अच्छे लगते हैं, सड़कों पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो क्या राजनीति हो रही है? ये राजनीति का तो मुद्दा बन चुका है। हमारे देश में जो धार्मिक एजेंडे हैं, धार्मिक प्रोपेगेंडा है, यही तो हमारे देश को खराब कर रहा है। आज जब तक हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती रहेगी, हमारा देश कमजोर होता रहेगा। हमारे देश में बात होनी चाहिए पुलवामा में जो शहीद हुए जवान, वो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, उनके ऊपर इंसाफ कब होगा। हमारे देश में जो देश के मुद्दे हैं वो सब दफन है, सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे आम आदमी क्या भला होगा हनुमान चालीसा करने से? देखिए आम आदमी का भला हो या ना हो, हमारा देश जो है धार्मिक स्तर पे एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। आज ये चीज समझने की जरूरत है। लोग धर्मों में बट करके आपस में लड़ाई कर रहे हैं, नफरत का व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके उनसे लड़के हाथापाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये माहौल हमारे देश को कहीं से कहीं तक नहीं लेके जाएगा। नफरत से किसका भला हुआ है जो आज हमारे देश का भला होगा? ये तो मोदी जी ने भी कहा था 2014 से पहले कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। हाँ, तो ये आज मोदी जी अपने ऊपर खुद ही सवाल उठा रहे हैं। अगर आज ये हमारे देश की नेशनल मीडिया ईमानदार होती तो शायद मोदी जी के और सुषमा स्वराज के उस व्यक्तित्व को निकाल के आज जो हमारे देश का रुपया गिर रहा है उसको बगल में रखती और कहती देखो जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, उस देश की साख गिरी होती है। तो शायद मोदी जी अपने ऊपर ही 2014 के अंदर उंगली उठा चुके हैं। आज उनके पास बचाव का कोई पक्ष नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हालत श्रीलंका की आज हो गई है ना, वो भारत की भी होने वाली है। भारत की उससे बुरी हाल होगी। श्रीलंका का तो नाश हुआ, हमारा सत्यानाश होगा। ये भी मैं आपको बात बता दूं, हमारे देश का भला कहीं से कहीं तक नहीं होगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री क्या, वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री थे, उनकी गाड़ी को उठा करके लोगों ने नदी में फेंक दिया। जिस दिन हमारे देश के अंधभक्त जागेंगे उस दिन हमारे देश के भी नेता भाग रहे होंगे धोतियाँ उठा उठा के, और भारत की एक जनता, जागी हुई जनता उनके पीछे होगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय नहीं होंगे, इसमें वो भारतीय भी होंगे जिनको आज अंधभक्तों की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि जब एक आदमी नींद से टूटेगा ना, उसको पता लगेगा मेरा घर बार खत्म हो गया, मेरा रोजगार खत्म हो गया, मैं 20 साल का आदमी था और मैं मोदी मोदी
करके आज 40 साल का हो गया, 20 साल का था तब भी बेरोजगार था, 40 साल का हूं, तब भी बेरोजगार हूँ। देखिए वो तो आपको पता ही है 4000 गाँव बसाए हैं। आज यही चीज़ समझने की जरूरत है कि हमारे देश में एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में चीन हमारी ज़मीनों पे कब्जा करके बैठा है, तुम उस कब्जे को नहीं खाली करा पा रहे और तुम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की, मजलूमों की झोपड़ियां तोड़ रहे हो, अतिक्रमण का बहाना बना करके, सिर्फ और सिर्फ बहाना बना करके लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। धंधे तुम दे नहीं पा रहे। अगर एक आदमी फुटपाथ पे लगा करके रोटी कमा रहा है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आओ कि फुटपाथ पे बैठे आदमी को भी, कांग्रेस की सरकार ने पूरा मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी 12-12 गज की, 25-25 गज की जो झुग्गियां बनी हुई हैं वो सब कांग्रेस की देन है। आज शीला दीक्षित जी के टाइम में 48,000 फ्लैट बनकर के तैयार हैं राजीव रतन आवास योजना के तहत। उन 48,000 फ्लैटों को अगर तुम इन झुग्गी वालों को देते तो इन्हें सड़क पे बैठने की जरूरत क्या थी? तुम दो ना उनको। आज केजरीवाल भी पिट्ठू बन के बैठा मोदी सरकार का। अगर केजरीवाल वहां पे 48,000 फ्लैट देता तो जहांगीरपुरी के लोगों को सड़क पे बैठने की क्या जरूरत है? आज कोई आदमी सड़क पे अपनी इच्छा से नहीं बैठता, मजबूरी में बैठता है। तो आज ये चीज़ समझने की जरूरत है कि अगर सरकार कोई ऐसी नीतियां बनाए कि जो हमारे देश को मजबूत करेंगी, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखिए ये तो इन्होंने प्रोपेगेंडा करा है। आज ज्ञान व्यापी के तहत जो उन्होंने प्रोपेगेंडा करा है, वो प्रोपेगेंडा की ही हम अगेंस्ट हैं। अगर कहीं पे धार्मिक चीज़ें हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, हम तो मानते हैं। पर आज ये धार्मिक चीज़ों का सम्मान नहीं कर रहे, उन धार्मिक चीज़ों को राजनीति में मिक्सर करते जा रहे हैं, ये राजनीति में मिलाते जा रहे हैं। धर्म राजनीति से जब तक अलग रहेगा, धर्म भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। जब धर्म राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे तो ना धर्म बढ़ेंगे, ना राजनीति से देश अच्छा मजबूत होगा। देखिए आज उसकी पुरातत्व विभाग को जानकारी होनी चाहिए। पुरातत्व विभाग उसकी जानकारी ले कि वो शिवलिंग है या वो फुवारा है, वो क्या है, कितने साल पुराना है, और वहाँ पे अगर मस्जिद बनी है तो कितने साल पुरानी मस्जिद है। तो अगर उसके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो शिवलिंग उसका पुराने टाइम की होनी चाहिए। आज तो पुरातत्व विभाग एक चीज़ों का पता लगा के ये बताता है ये हड़प्पा संस्कृति के समान है। तो आज ऐसा क्या चीज़ है कि उसके ऊपर पुरातत्व विभाग की जाँच कमेटी नहीं बैठ रही? ये जाँच होनी चाहिए। जब तक किसी चीज़ की जाँच होकर के क्लियर ना हो जाए उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे देश के माहौल के अंदर बहुत फर्क आता है, देश में नफरत का व्यापार होता है। आज हम कहते हैं कि वो शिवलिंग हो या फुवारा हो, वो कुछ भी निकला हो, उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच के बाद ही पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर पुरातत्व विभाग कितना सक्षम था उन चीज़ों का पता लगाने में। देखिए ओवैसी तो जान के ऐसे बयान देता है जिससे देश का माहौल खराब होता है। ओवैसी कोई दूर नहीं है, वो भी बीजेपी का बिठाया हुआ एक आदमी है। जब बीजेपी को ये समझ में नहीं आता है कि आज हमारा बचाव पक्ष कौन करेगा, तो मुसलमानों को भड़काने का काम ओवैसी करता है। आपने ये चीज़ देखी, आपको पता होना चाहिए यूपी इलेक्शन में, पूरे यूपी इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को 39% वोट पड़े हैं, 39% वोट के बाद वो अपनी सरकार बना गए। 61% वोट किसको पड़े? सिर्फ विपक्ष को। और 61% वोट में मायावती ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े करे, ओवैसी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े करे जिन्होंने बीजेपी की वोट कटिंग ना करके कांग्रेस की वोट कटिंग की या अखिलेश की वोट कटिंग की। तो आज यही चीज़ समझने की जरूरत है। ये जिन जगहों पर अगर हमें पता हो कि हम जीत भी नहीं सकते या हमारा कुछ नहीं है तो हम अपने गढ़ को संभालेंगे ना। ओवैसी को हैदराबाद संभालना चाहिए और बाकी चीज़ों के लिए दूसरे देश की जो एक नैतिक, जो एक बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं उनको बने रहने देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल था और वो नेपाल ही रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता आया है और सभी धर्मों का सम्मान होता आएगा। युगों युगों से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की रूप में बना हुआ है और युगों युगों तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना रहेगा। देखिए हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, अपने मन में बनाओ। आप हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या कहते हो? आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि आज हमारे देश से सभी धर्मों को मिटा दिया जाए? आज जब हिंदू राष्ट्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कितने सारे धर्म हमारे देश के अंदर सम्मानीय हैं, उनका सम्मान कहीं नहीं मैटर करता। आज तुम सिर्फ और सिर्फ जो है एक हिंदू राष्ट्र बना करके हिंदू, आज सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान का नाम ही हिंदुस्तान है, तो उस नाम से खुश हो जाओ। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप हिंदुस्तान नाम से खुश हो जाओ। आप हिंदू राष्ट्र बना करके देश को क्यों नफरत में बांट रहे हो? आज देश के अंदर नफरत फैला करके देश से भला नहीं होता। मैं आपसे फिर बात यही कहना चाह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान है, भारत हो या इंडिया हो, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश था और धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी भारत के ऊपर से धर्मनिरपेक्ष का टैग कोई नहीं छीन सकता। 1925 से आरएसएस कोशिश करता आ रहा है, ये बात याद रखना आप, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया। देखिए आज हमारा देश बर्बाद हो चुका है, सिर्फ खुलासा होने की बात है। एक आदमी 60, एक मेरी बात सुनना, एक आदमी 70 किलो का भी होता है ना, तो हमें उसकी आउटलुक फिट देख के लगता है यार बड़ा साबुत होगा, बड़ा अंदर से उसके फेफड़े गले होते हैं, अंदर से उसके सामान पुर्जे हिले पड़े होते हैं। आज भारत भी एक उस बिल्डिंग की तरह रह गया जो बाहर से चमक रही है, अंदर से उसके दरवाजे दीवारें इतनी खोखली हो चुकी हैं कि एक झटके से सारा का सारा देश बर्बादी के कगार पे खड़ा मिलेगा, हमें ढहता हुआ मिलेगा। आज भारत का रुपया जब जितना आप देख रहे हो 78 पे गिर चुका है, बढ़ चुका है, तो ये एक देश की बर्बादी का सबूत है। आज हमारे तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे थे मोदी जी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ एक सपनों में बना रहे थे। उनके सपनों में बुलेट ट्रेन भी थी, उसी बुलेट ट्रेन के अंदर उन्होंने बिठा के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को रफा दफा कर दिया। वो आज मुद्दा नहीं है हमारे देश में, ये चीज़ समझने की जरूरत है।